स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का साइंस चैप्टर 10 है ना, ये फिजिक्स का चैप्टर है ना, फिजिक्स 9 क्लास का फिजिक्स, गुरुत्वाकर्षण जिसका नाम है ग्रेविटेशनल। यहाँ पे समझेंगे हम गुरुत्वाकर्षण क्या है। फिजिक्स का 2 चैप्टर हो चुका है, ना देखो हो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। केमिस्ट्री पूरा ख़त्म है, बायोलॉजी भी हो गया है, फिजिक्स 2 चैप्टर यानी एक लाइन से आ रहे हैं। 9 चैप्टर कंप्लीट है, ये 10वां चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए आज इस गुरुत्वाकर्षण को समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण होता क्या है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या है। जैसे कोई चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं, ये फेंके नीचे गिर रहा है, फेंक रहे हैं ऊपर गिर रहा है नीचे, ऊपर फेंके ना कुछ निश्चित दूरी जाएगा, फिर वो ज़मीन में। कोई भी चीज़ है ऊपर फेंकते हैं आकर के ज़मीन में ही गिरती है। चाहे हम कोई चीज़ को फेंकें या फिर कहीं पे ऊपर से कोई, जैसे न्यूटन का सर में गिर गया था सेब, वैसा कोई चीज़ गिर के ऊपर पेड़ उड़ से कुछ गिर रहा है या ऊंचाई से कुछ गिर रहा है, तो वो गिरेगा तो ज़मीन में ही गिरेगा। तो ये ज़मीन में ही क्यों गिर रहा है, वजह क्या है। जैसे इससे पहले हम पढ़े मोशन, गति सब पढ़े थे, गति, दूरी, फोर्स सब कुछ पढ़े, तो देखे थे कि कोई भी चीज़ अगर गति कर रहा है ना तो उसमें किसी न किसी प्रकार का फोर्स लग रहा है। बिना फोर्स का कोई भी वस्तु, कोई भी बॉडी मोशन में नहीं आ सकता है। जैसे कोई वस्तु है यहाँ पे, है ना, न्यूटन की गति का नियम पढ़े थे कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहता है, चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा, जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में, जब तक कि बाहर से उसको कोई फोर्स ना दिया जाए। तो ये जो फेंके जा रहा है ऊपर, या ऊपर से खाली छोड़ दे रहे हैं, गति नहीं करा रहे, खाली छोड़ दे रहे हैं, कुछ बल नहीं लगा रहे, बस छोड़ दे रहे हैं इस तरह से। इसको ये छोड़ दिए, गिर गया, जमीन की तरफ जाता है। क्यों जाता है, बल्कि यहाँ पे अगर वस्तु को छोड़ दिए तो ये तो कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन जमीन खींचता क्यों है, ये हमको यहाँ पढ़ना। यानी कि यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हम ये जानते हैं कि कोई भी वस्तु गति नहीं कर सकता जब तक उसमें फोर्स ना लगाया जाए। तो यहाँ ऊपर से जो वस्तु गिर रहा है, ऊपर से जो वस्तु गिर रहा है, तो वो क्यों गिर रहा है, यानी गिर रहा है क्या, एक गति कर रहा है, किसी प्रकार का कोई गति है, आ रहा है ऊपर से नीचे, यानी गति कर रहा है। तो गति कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी कोई ना कोई फोर्स, कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है। तो वो जो बल कार्य कर रहा है उसी बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर खींचा चला जाता है। तो पृथ्वी की ओर जो खींच रहा है पृथ्वी अपनी ओर कोई भी वस्तु को, तो जिस बल के कारण, जिस फोर्स के कारण वो खींच पा रहा है, उसी फोर्स को गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो इस पर न्यूटन ने, क्योंकि न्यूटन का याद कीजिए, न्यूटन का सर वहाँ वहीं सेब गिर गया था, वहीं से फिजिक्स बन गया। हम लोग का सर में सेब गिरता तो उठा खा लेते, कौन उतना दिमाग लगाता काहे गिर रहा है। और ऐसे बात नहीं कि उसका जो सेब गिरा था मुड़ी में, उससे पहले कोनो चीज़ नहीं गिरा था ऊपर से। उससे पहले ऐसा थोड़ी कि कोई फेंकता था तो ऊपर रहता था। तो सेबवा गिरने से पहले भी पृथ्वी पर ही गिरता था, और वो भी बहुत कुछ देखा होगा गिरते हुए। ऐसा नहीं कि उस सेबे को पहली बार देखा कि अरे सेबवा नीचे कहाँ गिरा, उससे पहले देखा होगा बहुत सारे चीज़ को ऊपर फेंक के या कोनो है नीचे ही गिरता है, लेकिन पता नहीं वहाँ पर उसका कैसा दिमाग काम कर गया, पेड़ का नीचे पूरा, है ना, फिजिक्स का एक ब्रांच ही बना डाला जिसको हम लोग झेल रहे हैं। हाँ, लेकिन फ़ायदेमंद भी, बहुत सारे काम भी हो रहे हैं, बड़े बड़े जो डेवलपमेंट जो हो रहा है पूरा दुनिया का, इस पर बहुत ज़्यादा हाथ है इस फिजिक्स का, है ना। तो वही चीज़ को समझेंगे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, न्यूटन का गति का 3 नियम पिछला चैप्टर में पढ़े था, आज गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़िए। तो देखिए न्यूटन का जो नियम है गुरुत्वाकर्षण का, इस नियम में इन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु, हम लोग तो बस इतना ऐसा सोचते हैं कि खाली ज़मीनें खींचता है, लेकिन वैसी बात नहीं। कोई भी 2 वस्तु है तो ये दोनों वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण, यानी ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करता है, एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। भले ही हमको दिखाई ना दे, महसूस ना हो, एहसास ना हो, खाली कोनो फेंकेंगे तब एहसास दिखता है कि वहाँ गिर रहा है, लेकिन 2 वस्तु, कोई भी 2 वस्तु है तो ये दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी दोनों के बीच में एक ऐसा बल होता है जिसके कारण वो एक दूसरे को आकर्षित करता है, खींचने की प्रयास करता है, अट्रैक्शन होता है 2 पिंडों के बीच, 2 वस्तु के बीच, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है।
यानी आकर्षण का बल होता है। और वो जो आकर्षण का बल होता है वो डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? तो जैसे एक वस्तु m है, m1 मान लेते हैं, एक ठो वस्तु है m2, ठीक है। तो ये जो दोनों वस्तु है, दोनों के बीच आकर्षण बल है, दोनों एक दूसरे में अट्रैक्ट होना चाह रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में लग रहा है। और ये डिपेंड किस पर करता है? तो फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप डिफिनेशन देखिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड अपॉन ये दोनों के मास पर, गुणनफल ऑफ पहला और दूसरा, दोनों वस्तुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। दोनों वस्तुओं के गुणनफल के, दो वस्तु है, ये दोनों के बीच का फोर्स दोनों वस्तु के गुणनफल यानी m1 इंटू m2 के अनुक्रमानुपाती का साइन ये होता है, इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F मतलब गुरुत्वाकर्षण फोर्स है ना, फोर्स को यहाँ पे F से लिख रहे हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, यानी दो वस्तु का द्रव्यमान के गुना के अनुपाती होता है, समानुपाती होता है। उसके बाद बोला कि ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? डिस्टेंस का स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा अनुपात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d², डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो न्यूटन ने दो बात बोला अपने नियम में, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया उसमें, कि कोई भी दो वस्तु है एक दूसरे में बल लगा रहा है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यानी आकर्षण का बल है, उसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और वो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो किस पर डिपेंड करता है? तो दोनों वस्तु के मास के गुणनफल का समानुपाती होता है। दोनों वस्तु, जो वस्तु है, दोनों वस्तु के मास के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये जो बट्टा में आ जाता है, बट्टा में जो चीज़ है नीचे डिवाइड में, तो ये इसको पढ़ते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d², d माने डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। तो एक m1 और m2 दो मास है, दोनों मास, दोनों वस्तु के बीच का जो डिस्टेंस है उसका उल्टा अनुपात होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का, और इसका गुणनफल का सीधा अनुपात, ठीक है। तो इसी को मिला जुला कर अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और ये डिवाइड में है d²। तो ये नियम किसने दिया? न्यूटन ने। तो इसीलिए इसको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है, ठीक है। और ये नियम जो है गुरुत्वाकर्षण का यूनिवर्सल रूल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम दिया गया न्यूटन ने, ये यूनिवर्सल, ये हर जगह उपयोगी है, हर जगह, कहीं पे भी, पृथ्वी पे, चांद पे, चंद्रमा के, कहीं पे भी, कोई भी ग्रह, तो दुनिया में कोई भी जगह हो उस पर ये लॉ काम करता है, ये नियम काम करता है। इसीलिए इस नियम को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। दो वस्तु आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है ना, हर वस्तु। अब कहिएगा अच्छा दिखता नहीं, अट्रैक्शन अगर लगा रहा है तो सटता काहे नहीं? चुंबक जैसे सट जाता, तो सटता इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए मास डिपेंड करता है क्या बोल रहे हैं, मास पर। तो ये एक वस्तु बहुत हल्का फुल्का वस्तु है और उसके नीचे पृथ्वी, अब पृथ्वी का मास और इसका मास में देखिए जमीन है, कितना फर्क है। पृथ्वी का थोड़ा सा इतना सा बाहर निकालेंगे तो भी इससे ज़्यादा मास हो जाएगा। तो पृथ्वी क्योंकि बहुत बड़ा है और इसका मास बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका ऊपर का कोई वस्तु जो है आपस में नहीं टच करता, वो जमीन की ओर खींचा चला जाता है और जमीन में टच कर जाएगा। लेकिन आपस में कोई वस्तु ऐसा टच अपने आप नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे इधर से ये वस्तु इसको खींच रहा है लेकिन हल्का फुल्का बल से खींच रहा है, और नीचे जो खींच रहा है वो बहुत ज़्यादा से, तो बहुत ज़्यादा बल से खींच रहा है, इसलिए ज़मीन इसको जकड़ के रखता है, ज़मीन अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा। और इसमें हल्का फुल्का बल है तो इधर थोड़ी जाएगा, ज़मीन की तरफ नहीं जाएगा, तो इसलिए ये ज़मीन की तरफ गिरता है, एक दूसरे वस्तु में टकराता नहीं है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा है और उसका वो द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो इसलिए पृथ्वी सबको खींच के जकड़ के रखा है, इसलिए आपस में टकराता कोई वस्तु नहीं है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जरूर है, ठीक है। तो ये न्यूटन का कहना है, ठीक है, मेरा कहना नहीं, न्यूटन का कहना है। आए बस समझ में? तो न्यूटन का नियम समझ में आया, ये फॉर्मूले याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा।
इसका जो नियम था, नियम दिया इन्होंने 1667 में दिया, 87 में दिया था ना, 1687 ईस्वी में। दो वस्तु है, दोनों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती यानी सीधा अनुपात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस इतना सा याद रखिएगा। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय डी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यानी उसका साइन हटता है अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, तो उसका साइन हटने से बराबर का साइन लगता है, लेकिन उसके साथ एक कॉन्स्टेंट लगता है। कॉन्स्टेंट कोई चीज़, तो जी कॉन्स्टेंट लगेगा इसमें, बड़ा जी बड़ा, और m1 m2 बाय डी स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। F इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी याद रखिएगा, कैपिटल जी याद रखिएगा कि छोटका जी भी अभी आएगा, वो दूसरा चीज़ है। तो बड़का जी है ना, F इज इक्वल टू बड़का जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर, बड़का जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर है ना। जी क्या है यहाँ पे, जी गुरुत्वीय स्थिरांक, स्थिरांक माने कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ये। और कांस्टेंट है यानी कांस्टेंट मतलब होता है कोनो वैल्यू इसका फिक्स है, घटेगा बढ़ेगा नहीं। जैसे m1 m2 तो घट बढ़ सकता है ना, जैसे ये दोनों वस्तु का निकालेंगे तो इसका कुछ और वजन होगा, बड़का को पहाड़ आ रहे अथी का निकालेंगे जी कोई चीज़ का, तो उसका अलग वजन, तो वजन तो चेंज होगा, ये मास बदलेगा, दूरी बदलेगा। इतना दूर का कभी निकालेंगे, कभी इतना दूर का इतना, तो दूरी अपने ऊपर है, बदल सकते, मास बदल सकते, लेकिन ये फिक्स रहेगा। कांस्टेंट माने वो फिक्स रहेगा, तो फिक्स रहेगा मतलब खत्म, तो इसका वैल्यू होगा ना, कितना होता है, फिक्स होता है तो कितना होता है, तो ये होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वाला याद रखिएगा, जी का वैल्यू, बड़ा जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये जी का वैल्यू होता है। न्यूमेरिकल बनाने समय इस जी का पुट यहाँ करेंगे, m1 रखेंगे, m1 यानी मास, कोई वस्तु एक ठोका है उसका मास, दूसरा का मास यहाँ रखेंगे, और दोनों के बीच का दूरी यहाँ रखेंगे, लिखो हो जाएगा। ठीक है, पता चल जाएगा कितना उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। अब समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा ये जी जो है हमेशा हर जगह कॉन्स्टेंट है, और ना तापमान ना किसी प्रकार का कोई माध्यम, कोई भी माध्यम हो कहीं पे भी हो, तो जी का यही वैल्यू होता है, कहीं पे ये चेंज नहीं होता है, फिक्स है। ठीक है, कहीं चेंज नहीं होगा अवश्य में। तो चलिए, ये हो गया गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब देखते हैं न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम था, न्यूटन के गति का तीसरा नियम और गुरुत्वीय नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम में क्या संबंध है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे न्यूटन के तीसरा नियम और गुरुत्वाकर्षण को कैसे रिलेट कर सकते हैं उसको देखिए, समझिए बढ़िया से। न्यूटन का गति का तीसरा नियम याद कीजिए, क्या बोले थे, तीसरा नियम में था कि कोई भी वस्तु का जो क्रिया है उसके विपरीत प्रतिक्रिया होता है, कोई भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, कोई भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बोले था ना, जैसे कोई आगे चल रहा है तो उसका प्रतिक्रिया पीछे, इधर गति कर रहा है तो उस पर पीछे एक बल लगता है ना। नौका चला रहे, इधर पानी मारते बढ़ जाते हैं आगे, है ना, या इसको खींचेंगे, इधर बल लगाएंगे बढ़ जाएंगे आगे, है ना। न्यूटन के गति का तीसरा नियम के अनुसार क्या समझे कि हर वस्तु, दुनिया में जितना भी वस्तु, सब एक दूसरे के ऊपर आकर्षित बल लगाता है, एक दूसरे के ऊपर बल लगाता है, उसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और तीसरा नियम में बोले कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, बराबर लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो देखिए, कोई भी वस्तु अगर ऊपर से गिर रहा है, कोई पत्थर गिर रहा है, तो ये जमीन उस पर बल लगा रहा है, तो पत्थर भी तो जमीन के ऊपर बल लगा रहा है, दोनों के बीच आकर्षण का बल होगा। पृथ्वी भी पत्थर को तो खींच रहा है, वो तो दिख रहा है, लेकिन पत्थर भी चाहता है कि हम भी पृथ्वी को खींचे, क्योंकि दोनों वस्तु के बीच में आकर्षण का बल है। और तीसरा नियम बोला है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, यानी आ रहा है तो इधर बल लग रहा है तो उधर भी बल लगना चाहिए इसके विपरीत दिशा में, तो बल लगता भी है। लेकिन वही बात है, पृथ्वी बहुत बड़ा है, पृथ्वी बहुत बड़ा है, कोई पत्थर या कोई भी चीज़ जो ऊपर फेंके उसके हिसाब से कोई भी वस्तु से हम पूरा पृथ्वी को ही रिलेट कर देंगे, तो पृथ्वी तो वहाँ जाहिर सी बात है बड़ा ही हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए पृथ्वी ही अपनी ओर खींचेगा। पृथ्वी उठ के ऐसे थोड़ी कि पृथ्वी इतना भारी, पृथ्वी उठ के चलने लगेगा, पेनवा ऐसा है,
तो पेनवा पृथ्वी को खींच लेगा, इतना नहीं है ना, तो खींच नहीं पाता है, चाहता है खींचे लेकिन खींच नहीं पाता है। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से गिरा पत्थर और धरती एक दूसरे को आकर्षित करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करना चाहते हैं, अतः पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। लेकिन न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार पत्थर द्वारा भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचना चाहिए और वास्तव में पत्थर भी इसकी ओर खींचती है। तो दोनों एक दूसरे को आप खींचता है ना, दोनों एक दूसरे को खींचता है, क्योंकि तीसरा नियम के अनुसार भी हम जानते हैं कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। यानी पत्थर को पृथ्वी खींच रहा है तो पृथ्वी को भी पत्थर खींचेगा, उल्टा होता है। लेकिन चूंकि पृथ्वी बहुत बड़ा है, पत्थर छोटा सा है, उसको खींच नहीं पाता। और देखिए क्यों नहीं, पृथ्वी का को नहीं खींचाता है उसको, देखिए पत्थर का जो वेग है उसमें त्वरण जो है, त्वरण एक्सेलरेशन उसका होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अगर पृथ्वी का बात करें तो पृथ्वी का होता है त्वरण 1.65 इंटू 10 का लिख दी 2 लिख दी 10 का पावर -24 मीटर प्रति सेकंड। -24 ध्यान दीजिए कितना कम है, -24 मतलब 10 एक के आगे 24 को जीरो और भी माइनस उल्टा वन है ना, तो इतना कम है इसका त्वरण। और इसका प्लस में 9.8 है, माने लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो त्वरण है, यानी उसको चल सकता है, वो पृथ्वी की ओर आ सकता है। लेकिन पृथ्वी का त्वरण इतना कम है कि वो ऊपर नहीं उठ सकता है ना, तो ये सब कारण है। तो ये तीसरा नियम के अनुसार हम जान रहे हैं कि तीसरा नियम ने कहा है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया गुरुत्वाकर्षण में भी होता है। लेकिन पृथ्वी के अपेक्षा वो जो वस्तु, कोई भी वस्तु है, बहुत छोटा है, बहुत ना के बराबर है, इसलिए पृथ्वी को खींच नहीं सकता है, वो खुद पृथ्वी की ओर खींचा चला जाता है, पृथ्वी ही उस वस्तु को अपनी ओर खींचता है। आया बात समझ में? तो ये तीसरा नियम के अनुसार क्या है उसको थोड़ा सा जान लिए। अब देखिए इसका महत्व देखिए गुरुत्वाकर्षण का महत्व, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल लॉ जो नियम जो अभी पढ़े उसका महत्व क्या है। तो देखिए यही गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण हम से हम बंधे हुए हैं। तो पृथ्वी में हम रुके हुए, ठहरे हुए, बंधे हुए हैं, तो पृथ्वी से हमें बांध के रखने वाला बल है ये, ठीक है। तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है जिसके कारण हम पृथ्वी में बंधे हुए हैं, पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचा हुआ है, इधर उधर नहीं होता। चांद में जाइएगा तो ऐसे उड़ते रहिएगा ऐसा हवा में ही, जमीन में ये ना होगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है वहाँ, ठीक है। तो पृथ्वी से हमें बांधे वाले बल है, पहला हो गया इसका महत्व। दूसरा कि पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा गति कर रहा है गोल गोल, तो ये भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही गोल गोल घूम रहा है, लेकिन टकरा नहीं रहा है ना। दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं जो कि एक निश्चित दूरी पर ही उसको रोटेट कर रहा है, आपस में टक्कर नहीं होता है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों का गति, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह की गति हो रही है, पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर गति कर रहा है, तो ये सब भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही संभव है। चंद्रमा और सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा होता है वो भी गुरुत्वाकर्षण का ही एक रूप है, इसका ही कारण संभव होता है, ठीक है। तो ये गुरुत्वाकर्षण का महत्व है। उसके बाद समझेंगे हम मुक्त पतन क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण में कोई दिक्कत नहीं होगा तो समझ रहे हैं। मुक्त पतन, फ्री फॉल जिसको बोलते हैं, फ्री, यानी कोई वस्तु, वही इसमें समझना है कि कोई वस्तु ऊपर में छोड़ दिए तो मुक्त पतन माने एकदम खाली बस छोड़ दिए तो वो नीचे आ गया। मुक्त पतन माने आज़ाद है, फ्री फॉल यानी फ्रीली गिर रहा है, किसी प्रकार का कोई रोक टोक उसको नहीं, आराम से फ्री पूरा गिर रहा है, किसी प्रकार का कोई ताकत उकत लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही जो कोई वस्तु को ऊपर छोड़े ऊपर से तो पृथ्वी की ओर गिर जाता अपने आप बिना किसी प्रकार का कोई फोर्स बाहर से लगाए, तो उसी को बोलते हैं मुक्त पतन यानी फ्री फॉल, फ्रीली वो गिर जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा क्या, किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसके कारण उसके ओर गिर जाना ही मुक्त पतन कहलाता है। अवश्य में चलिए कोई दिक्कत नहीं है। गुरुत्वीय त्वरण अब समझते हैं। गुरुत्वीय त्वरण और इसका मान कितना होगा, है ना।
गुरुत्वीय त्वरण और इसका पृथ्वी पर मान, जैसे आपको हेडिंग दिख रहा होगा। हम बस ज़्यादा लिख नहीं रहे, वहाँ पे आपको दिखा दे रहे, समझाना मैंने यहाँ पे है ना, हम समझाते चल रहे हैं। आपको जो भी लिखना होगा वहाँ से लिखते चलिए। तो देखिए, गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी पर उसका मान। स्वतंत्र रूप से गिरी हुई वस्तु में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। तो देखिए, कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रहा है, तो पृथ्वी की ओर गिरती हुई कोई वस्तु में कोई वस्तु गिर रहा है, मैंने क्या गति कर रहा है, तो गति कर रहा है, तो उस गति के दौरान जो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, उसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, वो जो त्वरण है, स्पीड, कोई किसी भी स्पीड से गिर रहा है, कोई वेग, स्पीड, त्वरण सब कुछ है इसमें। तो ये जो वेग, स्पीड, त्वरण, तो यहाँ त्वरण का बात है। त्वरण यानी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या है, पिछला चैप्टर में समझे बढ़िया से, वेग, एक्सेलरेशन, ये सब त्वरण सब। तो ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न हो रहा है। कोई वस्तु गिर क्यों रहा है, गिर क्यों रहा है, गिर गया पूरे, तो गिर क्यों रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर रहा है, यानी ये गति कर रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो गति कर रहा है, तो उसमें कुछ त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उसी त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसको लिखते हैं हाँ छोटका जी से है ना। और इससे पहले जो बड़ा जी आया था वो गुरुत्वीय स्थिरांक था, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट वैल्यू था जिसका कुछ मान था 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और ये गुरुत्वीय त्वरण है, यानी ये वस्तु जो गिर रहा है उसमें कितना त्वरण लग रहा है, तो उस त्वरण को छोटा जी से दिखाते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण इसको कहते हैं। और इसका दिशा क्या होता है, हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर। कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रहा है, माने इसका दिशा केंद्र की ओर ही होता है। पृथ्वी का जो केंद्र है उसकी ओर इसका दिशा होता है। आए बस समझ में यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका हमको वैल्यू निकालने को अगर कह दे कि जो छोटका जी है इसका मान निकाले कितना होगा, देखिए इस जी का हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमको चलिए देखिए, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर इसका मान देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए एक पृथ्वी है, माने पृथ्वी तो एक है, पृथ्वी के केंद्र होगा और कोई वस्तु मान के चलिए यहाँ पे है, कोई आदमी है मान के चलिए यहाँ। तो क्या बोल रहे, गुरुत्वीय त्वरण जो केंद्र की ओर लगेगा, केंद्र इसको खींचना चाहेगा, तो ये केंद्र है पृथ्वी का केंद्र, तो पृथ्वी का केंद्र बीच में है। तो क्या बोले, ये M1 मान के चलिए, यहाँ जो है वो ये इसको मान लेते हैं M1 और ये हो गया M2। ठीक है, एगो M1 और M2 होता है या यहाँ पे M1 M2 ना लिख करके लिख देते हैं, ऐसा मास ऑफ अर्थ लिख देते हैं, मास ऑफ अर्थ, और इसको M खाली रहने देते हैं, यानी कोई वस्तु का मास। ठीक है, जैसे कोई आदमी ही खड़ा है पृथ्वी के कोई हिस्सा में, तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण लग रहा है वो त्वरण खींचना चाहेगा, माने खींचना कौन चाहेगा, अपनी पृथ्वी खींच के रखा है, तो कौन, केंद्र है ना, पृथ्वी का केंद्र, तो केंद्र खींच के रखा है, यानी ये केंद्र से इसकी दूरी पृथ्वी से कहाँ से नापेंगे, केंद्र से है ना। तो केंद्र से पृथ्वी तो गोल है, पृथ्वी क्या है, गोल है। ध्यान समझिएगा, ऐसा क्यों रहा, पृथ्वी हमको जो दिख रहा है वैसे थोड़ी चपटा है, अभी तो देखने से लग रहा है ये समतल है, पृथ्वी तो गोल है। तो गोल वस्तु में देखिए गोल है, हम पृथ्वी से पूरा गोल, और ये गोल को भगवान हम लोग है यहाँ लटका, तो खींच कौन रहा, खींच रहा हमको, तब ना यहाँ पे लटकल है, खींच रहा, तो खींच रहा है यही पृथ्वी खींच रहा है, पृथ्वी का केंद्र बीच में होगा, तो बीच और ये केंद्र, ये किनारा और बीच का केंद्र, तो वही किनारा में हम खड़ा जहाँ हम लोग हैं और ये बीच का केंद्र, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या। यानी एक वस्तु यहाँ समझना है, एक यहाँ, तो ये दोनों वस्तु के बीच का दूरी कितना है, तो r है, त्रिज्या है। दोनों वस्तु के बीच की दूरी क्या है, त्रिज्या है। पृथ्वी क्योंकि गोल है, पूरी तरह से गोल नहीं है, लेकिन मान के चलना भी यहाँ पे थोड़ा सा कि गोल ही है, ताकि त्रिज्या यहाँ पे निकल सके। तो त्रिज्या है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, F = G बड़का वाला, उसके बाद M1 × M2 होता है, तो एक ठो M माने एक ठो को ME लिख देते हैं, मास ऑफ अर्थ, और ये डिस्टेंस यहाँ R है, अच्छा डिस्टेंस नीचे ना होगा, डिस्टेंस कितना है, R है, तो डिस्टेंस की जगह लिख देंगे R²। ठीक है, ये बड़का ही ले लेते, सब बड़ है तो इसको छोटका है। तो G बराबर, ये फार्मूला हम पढ़े हैं गुरुत्वाकर्षण के, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उस फार्मूला आया था ये वहाँ से, है ना, आया था ना, बड़ा G बराबर M1 M2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ पे M1
को m माने हैं, m2 यानी दूसरा मास पृथ्वी का है इसलिए m में लिख दिया, और इसका डिस्टेंस कितना है तो रेडियस यानी त्रिज्या, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे गुरुत्व त्वरण इस वस्तु का कितना होगा, त्वरण जो अभी बढ़े कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो F बराबर देखिए त्वरण एक फॉर्मूला पढ़े थे, F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ध्यान से याद रखिएगा, ये तीसरा नियम से पढ़े थे, न्यूटन के तीसरा नियम है, तीसरा नियम से ये फॉर्मूला पढ़े थे, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए ये जो मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़े थे तीसरा नियम में, तो F इज इक्वल टू एम ए, तो ए तो यहाँ पे कहीं पे जिक्र नहीं हो रहा है इस ए का, लेकिन एगो एक्सेलरेशन का यहाँ पे जिक्र होगा। ये एक एक्सेलरेशन एक यहाँ भी काम में आ रहा है जिसको गुरुत्वीय एक्सेलरेशन कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास गुना एम ए, मतलब क्या होता है मास गुना एक्सेलरेशन। तो यहाँ पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं ना F इज इक्वल टू एम जी, F इज इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए त्वरण मास इंटू त्वरण होता है, तो मास इंटू त्वरण, त्वरण को ही जी लिख दिए क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण लग रहा है इसलिए जी लिख दिए, ठीक है। तो ये दोनों चीजवा एक है ना, घबराना नहीं है, दो वस्तु के बीच का जो त्वरण लग रहा है तो उसको ए पढ़े थे पिछला चैप्टर में, लेकिन यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर से गिरता हुआ वस्तु में या कोई भी वस्तु उसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है उस त्वरण को ए ना लिख के जी लिख दिए, गुरुत्वीय त्वरण को जी से दिखाते हैं जैसे इससे पहले देखे थे, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण को जी से दिखाते हैं, तो यहाँ पे ये त्वरण है, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है तो एम जी लिख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू एम जी होता है, तो F इज इक्वल टू एम जी होता है, तो F की जगह लिख देंगे एम जी, हमको जी का वैल्यू निकालना है इसलिए जी ला रहे हैं। F इज इक्वल टू एम जी हो गया। अब इधर देखिए जी एम ई मतलब मास ऑफ ये अर्थ और रेडियस, तो ये m और m तो कट गया, m ही नहीं कटेगा, मास ऑफ अर्थ है, लेकिन ये जो m है वस्तु का वो है और यहाँ का जो m है वो भी वस्तु का है, तो वो कट गया। तो g बराबर देखिए क्या बच गया, बड़का g बच गया। बड़का g का वैल्यू हमको पता है कितना होता है 6.6734 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, इसको 6.67 भी लिख सकते हैं, इतना लंबा लिखने की 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 होता है। अब मास ऑफ अर्थ एम ई मतलब क्या होता है मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ क्या होता है, मास ऑफ अर्थ यानी द्रव्यमान जो है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg है ना, पृथ्वी का द्रव्यमान है उतना, तो पृथ्वी का द्रव्यमान लिख दें मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 21 kg, ठीक है। चलिए यूनिट अभी नहीं लगाते हैं। अब देखिए रेडियस, त्रिज्या भी तो चाहिए, तो त्रिज्या जो है ऐसा लिख सकते हैं अर्थ का त्रिज्या, त्रिज्या माने आर और यहाँ अर्थ लिख देते हैं, तो अर्थ का त्रिज्या 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, इसके जगह लिख देंगे 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, स्क्वायर है इसलिए इसको दो बार लिख देंगे 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। अवश्य ये हो गया। तो यहाँ पे इसको पूरा तरह से सॉल्व करेंगे तो यहाँ जी का वैल्यू हमको निकल जाएगा लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जी का वैल्यू होता है, छोटा जी का वैल्यू याद रखिएगा, है ना। तो ये 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा, तो ये होता है छोटा जी का वैल्यू, ठीक है। और बड़ा जी का तो फिक्स है, कितना है उधर नहीं लिखे यहाँ पे 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और छोटा जी का भी फिक्स आ गया कितना 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक फार्मूला भी आया, उस फार्मूला को भी याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे जी जो कट गया एम कट गया, तो जी बराबर का आया था बड़ा जी और मास ऑफ अर्थ बटा रेडियस आर का स्क्वायर, तो ये एक फार्मूला के तौर पे इसको याद रखिएगा। कभी कभी ये जी का यहाँ पे कभी कभी ये फार्मूला पूछ सकता है, छोटा जी बराबर क्या होता है, तो बड़ा जी इंटू मास ऑफ अर्थ बटा आर स्क्वायर, तो ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल बनाएगा। तो चलिए ये जी का वैल्यू निकल गया, बड़ा जी का वैल्यू और एक फार्मूला, इससे पहले एक मेन फार्मूला ये, तो ये सब चीज़ को याद रखिएगा। और एक एफ इक्वल टू एम जी, ये सब फार्मूला सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा समझ लेते ये दोनों में अंतर क्या है। ये त्वरण है ना, त्वरण,
तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण लग रहा था, गुरुत्वीय त्वरण, और ये स्थिरांक, स्थिरांक ने कांस्टेंट, ठीक है। तो ये दोनों में कभी कभी पूछ देगा अंतर, या पूछे या नहीं पूछे, जानकारी तो होनी चाहिए ना। तो दोनों में अंतर देखिए क्या अंतर है। ये इसका वैल्यू देखे थे कुछ और था 6.67 × 10⁻⁻11, और इसका वैल्यू अभी आया 9.8। तो पहला तो वैल्यू का अंतर है, ठीक है। और दूसरा अलग अलग स्थान में अलग अलग हो सकता है, ये वाला है ना, अलग अलग हो सकता है, यानी ये बदल सकता है, ये बदल सकता है। लेकिन ये स्थिरांक मैंने है ये कि कांस्टेंट रहेगा, हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा, कहीं नहीं बदलेगा, चाहे पृथ्वी पर हो, चंद्रमा में हो, कन्हुए हो। लेकिन ये छोटका जी जो है त्वरण, ये बदल जाता है, पृथ्वी में कुछ और होता है और चंद्रमा में कुछ और, अन्य ग्रह में कुछ और, तो ये बदल जाएगा, ये बड़का जी नहीं बदलेगा, ठीक है। इसका मात्रक होता है मीटर/सेकंड², और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर²/kg²। तो ये सब अंतर है, ठीक है। 3 गो अंतर हो गया। और क्या अंतर हो सकता है, तो ये सदिश राशि, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ना है, त्वरण है, त्वरण होता है सदिश राशि, लेकिन ये अदिश राशि है, क्या कि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में दिशा कहाँ से आएगा, ठीक है, ये अदिश राशि है। तो ये दोनों में अंतर यही है ना। पहला तो वैल्यू का अंतर लिख सकते हैं, इसका 9.8 होता है, इसका 6.6734 × 10⁻11। ये हर जगह कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, ये बदलते रहता है। ये इसका न्यूटन मीटर²/kg² होता है, इसका मीटर/सेकंड² होता है। ये अदिश राशि है, वो सदिश राशि है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ छोटा ही छोटा थोड़ा पार्ट बना दे रहा है, पूरा एक ही जब वीडियो में कर देते तो आप लोग बोर होने लगते हैं, और लंबा वीडियो हो जाता है तो कहने लगते हैं कि डाटा ख़त्म हो जाता है, तो थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाइए, छोटा छोटा, तो डिटेल से थोड़ा समझाने में हो जाता है ज़्यादा टाइम। अब एक ही वीडियो में अगर पूरा ख़त्म करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसे चलिए कोशिश अब करेंगे कि आधा घंटा का ही वीडियो बने, है ना, 2-3-4 पार्ट करें, ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे। अब एक एक ठन पूरा बताएंगे तो बोरिंग होने लगेगी, छोड़ छाड़ दीजिएगा आधा पर देख के, है ना। तो इसलिए इतना सा बस गुरुत्वाकर्षण समझे, कुछ नहीं समझे अभी, बस गुरुत्वाकर्षण समझे, अरे वो 1-2 फार्मूला देखे। आगे हम इसके बाद पढ़ेंगे मास और द्रव्यमान में क्या अंतर है। मास और द्रव्यमान तो एक ही चीज़ है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, यानी मास और वेट में क्या अंतर है। मास कोनो और वेट कोनो और होता है ना। हम लोग जो नापाते वो वेट है, और मास कुछ और है। वेट बदलता है चंद्रमा में कि मास बदलता है, उसको समझेंगे, है ना। दोनों में क्या अंतर है, काहे बदलता है, चांद में कोनो, यहाँ कोनो दूसर, वहाँ कोनो दूसर बदल जाता है, ठीक है। तो वो सब कुछ समझेंगे। और क्या समझेंगे उसके बाद, चंद्रमा में कोई वस्तु वही देखेंगे, क्योंकि चंद्रमा में कोई वस्तु है और कोई पृथ्वी पे, तो उसका वजन क्या होता है, उसका भार में बड़ी परिवर्तन क्यों होता है। उसके बाद थ्रस्ट और प्रेशर, दाब और प्रेशर देखेंगे। उसके बाद 2-3 चीज़ है, छोटा छोटा चीज़ है, द्रव्यमान, भार में अंतर, फिर प्रेशर और थ्रस्ट को थोड़ा सा देखेंगे, फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत तक देखेंगे, खत्म हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।